आरबीआई का फैसला बाजार के अनुमान के मुताबिक आया है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एमएसएफ हो, एसडीएफ हो या बैंक रेट हो, कोई बदलाव नहीं हुआ है और स्टांस भी न्यूट्रल रखा है। लेकिन आरबीआई गवर्नर के जो स्टेटमेंट थे वो ऐसे थे, उससे लग रहा है कि आरबीआई चाह रहा है कि यहाँ पर महंगाई भी नियंत्रित रहे, रुपए को भी सपोर्ट मिले और साथ साथ यहाँ पर फॉरेन फ्लोज का जो फ्लो हो वो यहाँ पर लगातार बढ़ता रहे। लेकिन किस तरह की स्थिति बन रही है, इस पर बातचीत करने के लिए जाने माने टैक्स गुरु, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ शरद कोहली जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपका धन्यवाद, आपने बिजनेस 24 टीवी के लिए समय निकाला है। आरबीआई के स्टेटमेंट को आप कैसे देख सकते हैं, आपकी रीडिंग क्या है सर? मुझे रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा था। 5.25 रखा गया उसको। थोड़ा सा जो वेरिएंस आया है कि उन्होंने जो जीडीपी की ग्रोथ की रफ्तार 6.9% रखी है, अनुमान रखा है, पर मुझे लग रहा है कि शायद इससे भी कम हो सकता है, क्योंकि ये महंगाई अगले 2-3 महीने में धीरे धीरे गिरफ्त मिलेगी भारत की इकोनॉमी को, और आम आदमी के ऊपर इसका प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से मुझे वो थोड़ा सा टफ लग रहा है। और इन्फ्लेशन के एस्टिमेट्स उन्होंने 5.1% रखे हैं आने वाले साल के लिए। मुझे ये भी थोड़े से ज्यादा होते नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन 5.5-6% के बीच में जा सकती है, क्योंकि जमीनी तौर पे जब हम लोगों से बात करते हैं और दुकानों पे सामान लेने जाते हैं, तो वहां पर ये जो कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन नंबर्स हैं, वो नंबर्स इनसे मैच नहीं करते हैं। वहां पर इन्फ्लेशन कहीं ज्यादा नजर आती है। तो ये आंकड़ों के हिसाब से कोर जो मेथोडोलॉजी है इनको कैलकुलेट करने की, उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। परंतु जमीनी तौर पे जो लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन इससे कहीं ज्यादा है, या तो जमीनी तौर पे दुकानदार और रिटेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स इसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और वो लोग मनमानी ढंग से कीमत वसूल कर रहे हैं। इस पे मुझे लगता है सरकार को तुरंत काम करना चाहिए, वरना जो महंगाई के आंकड़े वो सोच के बैठे हैं उससे कहीं ज्यादा महंगाई जमीन पे देखने को मिल सकती है। ग्लोबल चैलेंजेस की आरबीआई गवर्नर साहब ने बात करी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल चैलेंजेस दो मोर्चे पर हैं, एक एनर्जी क्राइसिस पे है, एक सप्लाई डिसरप्शंस पे। इस पे दोनों के पे उन्होंने बात करी है। बाकी उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाकी की दुनिया की अर्थव्यवस्था के मुकाबले बहुत ही स्ट्रांग बताया है, और है भी, क्योंकि ज्यादातर दुनिया का हिस्सा मेरे हिसाब से जो विकसित अपने आप को कहता है वो रिसेशन में जा चुका है। वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस बात को, वो अपने नंबर्स को कुछ और बता के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, परंतु वो रिसेशन में जा चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही थी, तो हमें भी एक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा है, जहां हमारी रफ्तार स्लो हुई है। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी खुलेगा। ट्रम्प साहब की को जल्दी समझ आएगी कि वो जो कर रहे हैं उससे दुनिया भर, उनके अपने अमेरिका का और दुनिया भर का नुकसान हो रहा है, और इसका जल्द सोल्यूशन निकल के आया। अब मुझे लग रहा है आरबीआई की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर आई। सर एक सवाल मेरा ये होगा कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर एलटीसीजी को भी हटा दिया गया है, विद होल्डिंग टैक्स को भी जो 20% था उसे भी जीरो किया गया, और एलटीसीजी को भी 12.5% से जीरो कर दिया गया है। क्या आपको लग रहा है इससे एक स्टेबल फॉरेन इन्फ्लोज देश में आएगा? और साथ साथ एक सवाल मैं और यहाँ पे क्लब कर देता हूँ, क्या घरेलू जो बॉन्ड के इन्वेस्टर्स हैं, जो सरकारी सिक्योरिटीज़ के लिए इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी इस तरह की राहत नहीं मिलनी चाहिए थी? देखिए, 3 तरीके की टैक्स राहत दी गई है, एफपीआईस और एफआईआईस, और एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट होता है, बीआईएस जिसको कहते हैं। इन कैटेगरीज को दी गई है। 3 तरीके के टैक्स से आपने बिल्कुल ठीक कहा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था, क्योंकि ये सिक्योरिटीज ट्रेड भी की जाती है, तो जब आप मुनाफे पे बेचते हैं तो उस पर 12.5% टैक्स लगता है, उसको माफ कर दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स 20% के आसपास इनको देना पड़ता है जब ये इंटरेस्ट वापस रिपैट्रिएट करते हैं, उस पर वो हटा दिया गया है। तीसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो 1 साल से कम जो विदेशी संस्थागत निवेशक बाजार में रखते थे, उन पे 30 से 40% टैक्स लगता था, उसको भी अब हटा दिया गया है। तो इससे क्या होगा, जो अमेरिका में 4.5% की बॉन्ड यील्ड है, हमारे यहाँ 7% के लगभग की बॉन्ड यील्ड है, अंदाजा 7 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो आर्बिट्राज बढ़ गया है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जी-सेक्स जिसको हम कहते हैं, उसमें अब ज्यादा निवेश पहले के मुकाबले आएगा, जिससे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी सुदृढ़ होगा, और रुपए और डॉलर में भी जो स्टेबिलिटी चाहिए रुपए में, वो स्टेबिलिटी आएगी। आपका दूसरा सवाल था कि क्या भारतीय बॉन्ड होल्डर्स को भी, देखिए ये रियायत जो दी गई है ये 2 पर दी गई है। एक तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो इस समय $682 बिलियन का आरबीआई गवर्नर साहब ने बताया, वो पर्याप्त है, अच्छा है, बुरा नहीं है। तो बुरा बुरा अगर नहीं है तो अच्छा भी ठीक ठीक है इस समय जो परिस्थिति है। तो ये पहला। दूसरा क्या होता है कि जब भी आप इनफ्लो आती है तो उससे रुपी स्टेबलाइज होता है। इन 2 ऑब्जेक्टिव्स को रख के ये बदलाव किया गया है। ये कोई बहुत बड़ी टैक्स की अमेंडमेंट के रूप में इसको, हालांकि आई तो टैक्स की अमेंडमेंट के रूप में, ऑर्डिनेंस पास हो गया है,
पर ये मतलब बहुत बड़ा टैक्स अमेंडमेंट टैक्स के लिए नहीं है, ये टैक्स का अमेंडमेंट है रूपी डॉलर इनफ्लो बढ़ाने के लिए और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए। मुझे उम्मीद थी विश्वमोहन, मैं एक और, आपने तो उम्मीद डोमेस्टिक बॉन्ड होल्डर्स की कही, मुझे उम्मीद थी कि शायद सरकार जो इक्विटी के इन्वेस्टर्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, उनके लिए अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की राहत लाती तो इस समय हमारी शेयर मार्केट आज आपको सीधा सीधा निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर एकदम भाग जाती है, आज बहुत बड़ा बदलाव आता, क्योंकि इन लोगों की वापसी हो जाती भारतीय मार्केट्स में, और जो ये लगातार पैसा निकाल रहे हैं 2,80,000 करोड़ के करीब इसी साल निकाल चुके हैं। सितंबर 24 से लगातार बिकवाली जागी है, जिसकी वजह से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार प्रेशर में है और हमारा रुपया प्रेशर में है। तो अगर अगर ये भी किया जाए, अभी अभी दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि कभी भी करा जा सकता है। मुझे लगता है अगर इनका इक्विटी मार्केट में FIIs और FPIs को अगर टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाए, या एग्जेम्पशन ना मिले 12.5 की जगह आप 5% कर दीजिए, 7.5% कर दिए, कुछ भी आप उसमें अगर छेड़ाखानी करते तो वो बहुत ही कारगर सिद्ध होती भारत में एक साथ पैसा, और उससे रुपए को भी स्थिरता मिलती, क्योंकि ये जो रुपया प्रेशर में है क्रूड ऑयल की वजह से, वो मुझे लगता है वो उसके एक बहुत बड़ा कारण FIIs और FPIs की लगातार जाती हुई आउटफ्लो है यहाँ से मार्केट में, जो बिकवाली विरोध करते हैं। जी ओके, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो इक्विटी सेगमेंट में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिकवाली भी दिख रही है और FIIs का आउटफ्लो भी सबसे ज़्यादा यहीं पे हो रहा है। तो ज़रूरत है कि यहाँ पर LTCG को या तो कम किया जाए या ख़त्म की जाए। तो इस तरह की डिमांड थी, अगर आगे भी इस तरह के फैसले होते हैं डेफिनेटली एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। सर, रुपए के लिए बात कर लेते हैं। इस बार का जो कदम था वो काफ़ी ज़्यादा RBI का फोकस था कि रुपए को स्टेबल किया जाए, उसको मजबूती दी जाए, सपोर्ट दिया। आपको लग रहा है कि आगे रुपए में स्टेबिलिटी आपको दिख रही है, अब बहुत ज़्यादा यहाँ से कमजोरी नहीं है रुपए में? देखिए, प्रेशर तो है रुपए पे, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी भी $95-96 के आसपास है। तो हमारा जो आउटफ्लो हो रहा है, जो ट्रेड डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कह लीजिए, ट्रेड डेफिसिट भी हाई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से रुपया लगातार प्रेशर में। और FIIs की रोज आना ही, कल भी उन्होंने 3-4 हजार करोड़ की बिकवाली करी है, बिल्कुल जैसे करोल बाग और रजौरी गार्डन में सेल लगती है दिवाली की, इस प्रकार से उन्होंने सेल लगा रखी है भारतीय मार्केट में सितंबर 24 के बाद से। तो रुपया अभी भी प्रेशर में। मुझे लगता है RBI ने बीच बीच में इंटरवेंशन करी है, रुपी डॉलर स्वैप जिसको हम कहते हैं, वो RBI करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से कुछ डॉलर छोड़े जाते हैं मार्केट में, जिससे इसको स्टेबलाइज किया जाए। जो बाहर से पैसा आता है हमारा FDI, मुझे लग रहा है वो बढ़ना चाहिए। दूसरा, जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, जो 1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में खाली है, जॉब चली गई है, कुछ भारत आ गए हैं घटे नौकरी से, टेम्परेरली उनको सस्पेंड कर दिया गया कि अभी आप घर बैठिए। तो मुझे लग रहा है फरलो जिसको कहते हैं, तो वो उस तरीके से किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि उससे जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी $140 बिलियन की हमारे यहाँ थी, पैसा आता था बाहर से, घर में भेजते थे लोग निवेश के लिए, अपने माता पिता के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, तो वो उस पैसे में भी कमी आई है। FDI में बहुत ज्यादा, हालांकि FDI हमारा $90 बिलियन से ऊपर का ग्रॉस FDI आया है, कि नेट FDI मात्र $7 बिलियन का आया है, तो उसमें भी कमी आई है। FII की हम बात कर ही चुके हैं। उत्तर से हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, जो हम बहुत सारा, इस समय मोबाइल फोन भारत से बन के जा रहा है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का आइटम है मोबाइल फोन्स, आईफोन्स हैं एप्पल के, सैमसंग के, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके कल पुर्जे हैं, वो हमें बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो वो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि हम वो रॉ मटेरियल मंगाते हैं, ऐसी चीज में उसको लगाते हैं जो चीज हमें एक्सपोर्ट कर, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में है। फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में है। गोल्ड का प्रधानमंत्री जी ने अपील करी, $72 बिलियन का पिछले साल हमने गोल्ड इंपोर्ट किया है, $12 बिलियन का हमने सिल्वर इंपोर्ट किया है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास के हमने फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट किए हैं, और 20-22 बिलियन डॉलर के हमने खाने का जो ऑयल होता है, पाम ऑयल वगैरह, वो इंपोर्ट किया है। तो इतना बड़ा इंपोर्ट बिल जब हमारा है, हम इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हम इस समय नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसकी वजह से भी रुपए पे प्रेशर पड़ता है। दो ही तरीका होता है रुपए को संभालने का, या तो डॉलर ज्यादा आए या डॉलर कम जाए, ये दोनों चीजें में से एक भी चीज हो जाए तो बात बन जाती है। तो मुझे लग रहा है RBI तो हर घंटे नजर बनाए रखता है, तो RBI लगातार नजर रख रहा है। जब जब रुपया नीचे आएगा, मुझे लगता है RBI इंटरवीन करेगा। RBI की पूरी कोशिश रहेगी कि अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घट जाती, यानी कि क्रूड ऑयल $150 चला जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए, मुझे लग रहा है RBI इसको 100 के आसपास नहीं जाने देगा। ओके, डेफिनेटली RBI लगातार कदम उठा भी रहा है और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने समझा भी दिया है। या तो आप डॉलर का आउटफ्लो रोके और या फिर यहाँ पर इंपोर्ट को अपने कम करे, इस तरीके से ही आप यहाँ पर रुपए को सपोर्ट कर सकते हैं। सर, अब इक्विटी मार्केट की ओर बढ़ते हैं। लोग आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप लगातार यहाँ पे रिसेशन की बात कर रहे हैं कि रिसेशन के लगातार संकेत दिख रहे हैं, क्या
अभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको अभी इंतजार करना चाहिए? अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो भारत भी डिकपल तो नहीं हो पाएगा ग्लोबल मार्केट से, क्या करना चाहिए उनके लिए, क्या सीख है सर? देखिए, मार्केट में कुछ वैल्यूएशंस विश्वमोहन बहुत अट्रैक्टिव हैं इस समय, और कुछ ब्लू चिप के स्टॉक्स हैं। हम स्टॉक्स का नाम तो मैं नहीं लूंगा, निवेश की सलाह तो आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस प्रोफेशनल से लेनी पड़ेगी। पर ये जरूर है कि मार्केट इस समय जो हमारी ओवरऑल पीई रेशियो है वो काफी अट्रैक्टिव हो चुकी है। जो एक समय 22-25 के बीच में थी, इस समय वो 15, 17, 18 के आसपास आ चुकी है। तो भारतीय मार्केट अब अट्रैक्टिव है। शेयर मार्केट में विश्वमोहन वही व्यक्ति पैसा कमाता है असल में जो लंबे वक्त के लिए रहता है। शॉर्ट टर्म तो ट्रेडर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, आई लिया स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, 1 महीने बाद बेच दिया, 15 दिन बाद बेच दिया, कुछ तो सुबह लेके दोपहर को बेच देते हैं। उन लोगों के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो लोग पैसा या तो कम कमाते हैं या पैसा गवा देते हैं। जो असल में पैसा बनाता है वो लंबे वक्त का निवेशक बनाता है। तो अगर आप 5 साल 10 साल का होराइजन रख के मार्केट में आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मार्केट आपको यहाँ से बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर है। एक इंग्लिश में कहावत होती है, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं तो कोई भी वक्त आपके लिए अच्छा वक्त है निवेश करने का। तो थोड़ा थोड़ा करके करिए, एक तो एक साथ नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके किसी रिसर्च एनालिस्ट से, किसी एक्सपर्ट से पूछ के करिए, पहली बात। दूसरा, लंबे वक्त के लिए करिए। अगर आप ये 2 मंत्र याद रखते हैं तो आपको मार्केट बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। सबसे ज्यादा वेल्थ मार्केट ने क्रिएट करके दिया है। अगर आप पिछले पिछले 30 साल 40 साल का अनुभव लेंगे तो मार्केट ने जितना वेल्थ क्रिएट करके दिया है कोई भी और एसेट क्लास ने इतना नहीं किया है। चाहे मैं सोना चांदी लूं, प्रॉपर्टी मार्केट लूं, कुछ भी लूं, मार्केट लंबे वक्त के निवेशकों को बहुत बड़ा रिवॉर्ड करती है। और पेशेंस का अवार्ड मिलता है यहाँ, पेशेंस का रिवॉर्ड भी मिलता है, पेशेंस का अवार्ड भी मिलता है। तो आई थिंक अब दिक्कत यह है कि ज्यादातर निवेशकों में ये पेशेंस होती नहीं है। इसीलिए जो शेयर मार्केट में एएमसी इन्वेस्ट करते हैं, जिसको आप एसआईपी कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि जैसे बहुत पॉपुलर है, मैंने उसका अपने अपने लेवल पे नाम बदल दिया है। मेरे लिए वो नाम है सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप में सब्र है तो एस से सिस्टमैटिक नहीं, एस से सब्र बना दीजिए। अगर आप में सब्र है तो आपको एसआईपी करनी चाहिए, वरना आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। एसआईपी छोटे वक्त के निवेशकों के लिए नहीं है। मैंने एसआईपी का होराइजन बताया 10 साल का। किसी ने कहा कि 10 साल क्यों करा आपने? मैंने कहा 10 साल में 2.5 ट्रम्प आ जाते हैं। 4 साल का एक ट्रम्प, 4 साल का दूसरा ट्रम्प, और 2 साल का आधा ट्रम्प। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सब घटनाएं 10 साल में घट जाती हैं। कोविड भी आ गया, रशिया यूक्रेन भी हो गया, टैरिफ का गेम भी हो गया, ईरान युद्ध भी हो गया। तो अगर आप लंबे वक्त का होराइजन लेके चलेंगे, फिलहाल मुझे मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल दिख रही है। आने वाले 4-5 महीने मार्केट के लिए मुझे टफ दिखते हैं। बहुत वॉलेटाइल रहेगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड। और यही आपको मार्केट में आजकल दिख रहा है। आप देखिए मार्केट 23,000 23,500 के बीच में, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 24,200 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे ही 24,200 पहुंचती है, वहां से एकदम सेलिंग आ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। कोई बड़ा ट्रिगर आता है तो मार्केट को ज्यादा गिराएगा। इसी प्रकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर आज खुल जाता है तो आपको मार्केट यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट एकदम छलांग मारती हुई दिखाई दे जाएगी। तो ये मार्केट का हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बीन पकड़ रखी है, मार्केट सांप की तरह बन गई है। वो बीन बजाते हैं, मार्केट उस पर नाच रही है। ये चीज़ बहुत अच्छा कहा कि वेल्थ क्रिएशन के लिए डेफिनेटली आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर 10 साल कम से कम आप देंगे, पेशेंस रखेंगे, तो तभी आपके वो पैसा भी बनेगा। सर एक चीज़, अगर मैं यहाँ पे स्टॉक एडवाइस नहीं लूँगा आपसे, लेकिन कोई अगर सेक्टर या थीम आपको जो इस बाजार में बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, वो अगर गाइड कर पाए हमारे इन्वेस्टर्स को। चलिए, मैं इसको आखिरी क्वेश्चन मानता हूं आज का, क्योंकि मेरे अन्य शो भी हैं। बिल्कुल मैं 4-5 सेक्टर्स का नाम लूंगा विश्वमोहन। आप डिफेंस सेक्टर पे नजर रखिए। आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स की जो अट्रैक्टिव कंपनीज हैं, ग्रीन एनर्जी वाली, उन पर आप नजर रखिए। एफएमसीजी पर नजर रखिए, क्योंकि एफएमसीजी में जिस प्रकार की तेजी आ रही है दामों में, इनकी एक तरफ जहां डिमांड गिरती है, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों का कई बार मुनाफा भी बढ़ जाता है। तो एफएमसीजी हो गया, डिफेंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। ऑटोमोबाइल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनी पर नजर रखिए। और आईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स जिन कंपनीज के हैं, उन पर नजर रखिए। ये 5 नाम मैं लेना चाहूंगा। वैसे तो लिस्ट और बहुत लंबी है, पर बहुत ज्यादा जब आप लेते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए एक बार में आई थिंक दीज 5 सेक्टर्स यू कैन कीप एन आई। पर वो 2 मंत्र मत भूलिएगा, थोड़ा थोड़ा करके लगाना है और लंबे वक्त के लिए लगाना है। और कंपनी की चॉइस बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आपको याद होगा, आप ही के एक अन्य चैनल पे मैंने ये बोला था कि कंपनी को ऐसे चयन कीजिए जैसे आप अरेंज मैरिज में लड़का लड़की ढूंढते हैं।
खानदान देखते हैं, घर बार देखते हैं, कितना खाता कमाता है, खाती कमाती है, ये सब देखते हैं, कोई उसके ऊपर दाग तो नहीं लगा हुआ ये देखते हैं, कोई केस तो नहीं चल रहा ये देखते हैं, प्रोमोटर्स कौन है। कंपनी का चयन बहुत समझदारी से करिए। ओके, बिल्कुल सही कहा। आपके जो मंत्र है ये याद रखें हमारे इन्वेस्टर्स, इसी उम्मीद के साथ आपको शुक्रिया कहेंगे। मज़ेदार चर्चा हो रही थी, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे अगले किसी एपिसोड में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया सर। थैंक यू सर। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। इस तरह के इंटरव्यूज हम आगे भी आपके लिए बिजनेस 24 टीवी पर लेकर आते रहेंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।